हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरे ससुर जी मुझे घर में काम करते हुए अजीब सी नज़रों से देखते रहते थे। एक दिन मेरे पति घर पर नहीं थे और रात का समय था। मैं अपने कमरे में बैठे अपने पति की यादों में खोई हुई थी। तभी अचानक ससुर जी मेरे कमरे में आ गए। इसके बाद जो घटनाएं हुई उन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पति की गैर मौजूदगी में कोई इंसान इतनी गलत सोच भी रख सकता है। पूरी कहानी अंत तक देखिएगा क्योंकि इस कहानी में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है। दोस्तों, मेरी आपसे बस यही विनती है कि वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रीना अपनी सहेली सुमन के घर बैठी हुई थी। दोनों बचपन की सहेलियां थी, लेकिन आज की मुलाकात कुछ खास थी। सुमन के चेहरे पर गहरी उदासी थी और उसकी आंखों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा राज छिपा हो, जैसे वह किसी से कहना चाहती हो। रीना ने सुमन का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ सुमन, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? सुमन ने गहरी सांस ली और बोली, रीना, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की वह सच्चाई बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद तुम्हें यकीन भी न हो। यह सुनकर रीना चौंक गई और बोली, ऐसा क्या हुआ, बताओ ना सुमन। सुमन की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, जो मैं बताने जा रही हूँ उसे तुम अपने तक ही रखना, किसी और को मत बताना। रीना ने कहा, तू बेझिझक बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तब सुमन बोली, मेरी शादी को भी 5 ही दिन हुए थे जब पहली बार ससुर जी ने मुझे बुलाया। उस समय घर में सिर्फ हम दोनों ही थे, क्योंकि मेरे पति अमित ने पहले ही मुझे बताया था कि उनके पापा बहुत गुस्से वाले हैं और उनकी किसी भी बात को टालना ठीक नहीं। शादी के बाद से ही मैं देख रही थी कि जब भी ससुर जी अमित को आवाज़ देते अमित घबरा जाते थे। रीना ने हैरानी से पूछा, इतना डर क्यों? सुमन ने सिर हिलाकर कहा, यही तो मुझे भी समझ नहीं आता था। चौथे दिन अमित ने मुझसे कहा कि आज हम बाहर घूमने जाएंगे। मैं बहुत खुश थी, लेकिन तभी उनके पापा ने आवाज़ दे दी और अमित तुरंत कमरे से बाहर चले गए। बाहर से तेज आवाज़ें आ रही थी। वह कह रहे थे कि शादी की वजह से फैक्ट्री का नुकसान हो गया है और छुट्टी लेकर बैठने के लिए उन्होंने शादी नहीं करवाई। मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि शादी के बाद से ही घर के सारे काम मैं ही कर रही थी और फिर भी हर बात में कमी निकाली जाती थी। लेकिन अमित हमेशा मुझे यही समझाते थे कि पापा की बातों का बुरा मत मानो। रीना ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि अब कहानी दिलचस्प होती जा रही थी। फैक्ट्री की बात सुनकर अमित का चेहरा उतर गया और वह मुझसे बोले, माफ़ करना सुमन, मुझे फैक्ट्री जाना पड़ेगा। मैंने भी कहा, कोई बात नहीं, काम पहले है। मैं किचन में गई और मन भारी होने के बावजूद बर्तन धोने लगी। फिर रीना ने पूछा, तो फिर क्या हुआ? सुमन ने गहरी सांस ली और बोली, शादी के चौथे दिन ही मैंने पूरे घर का काम किया, खाना बनाया, सफाई की, क्योंकि ससुर जी ने नौकरानी को भी हटा दिया था। उनका कहना था कि अब जब घर में बहू आ गई है तो सारे काम वही करेगी। मैं बहुत थक गई थी, इसलिए अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने लगी। तभी पापा जी ने आवाज़ दी। मैं घबरा गई, लेकिन सिर पर दुपट्टा ठीक करके उनके कमरे में चली गई। पापा जी ने मुझे ध्यान से देखा और बोले, दूध पीना है। मैंने जल्दी से किचन जाकर दूध निकाला और गिलास भरकर उनके कमरे में रख दिया। जैसे ही मैं बाहर जाने लगी तो उन्होंने कहा, थोड़ी देर बैठ जाओ, मुझसे बात कर लिया करो, घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन वहाँ बैठने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं कमरे के किनारे बैठ गई। रीना ने बेचैनी से पूछा, फिर क्या हुआ? सुमन बोली, पापा जी इधर उधर की बातें करने लगे। फिर उन्होंने दूध का गिलास उठाया और कहा, दूध ठंडा है, मुझे तो गर्म दूध पसंद है। उनके बातों और व्यवहार से मुझे अजीब सा डर लगने लगा। मेरा हाथ से भर गए। उन्होंने कहा, जाओ इसे गर्म करके ले आओ। मैं फ़ौरन दूध गर्म करके ले आई। जब मैंने उन्हें गिलास दिया तो उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मुझे झटका सा लगा और मैं घबरा गई। मैंने हाथ उड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने छोड़ दिया। मैं तुरंत कमरे से बाहर जाने लगी तो उन्होंने कहा, बाहर क्यों जा रही हो, यहीं बैठो, मुझसे बात किया करो। ये तनाई अब मुझे से सहन नहीं होती। ये सुनकर रीना की आंखें चौड़ी हो गई। उसने पूछा, ये सब तुमने अमित को बताया? सुमन बोली, कैसे बताती? रीना, अमित को अपने पापा के सामने कभी कुछ नहीं कहता था। मैं सोचने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। जब भी अमित घर से बाहर जाते पापा जी मुझे किसी न किसी बहाने बुला लेते, कभी दूध के लिए, कभी बातों के लिए। मैं बहाने बनाकर बचने की कोशिश करती थी, लेकिन मुझे समझ आ रहा था कि हालत धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। रीना ने गहरी सांस ली और बोली, सुमन, यह बहुत गलत था। सुमन की आंखें भर आई और वह बोली, गलत तो था, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। एक दिन जब मैं किचन में काम कर रही थी तो पापा जी अचानक पीछे आ गए। उनका व्यवहार फिर से गलत हो गया और मैं बहुत डर गई। मैं किसी तरह खुद को संभाल कर अपने कमरे में भागी और अंदर से कुंडी लगा ली। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था और मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब कैसे हो रहा है। यह सुनकर रीना का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने पूछा, तूने अपने पति को बताया? सुमन की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह बोली, नहीं, बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। अमित हमेशा अपने पापा की तरफदारी करता था। रीना सन रह गई। उसे समझ आ गया था कि सुमन की ज़िंदगी आसान नहीं थी। रीना ने कहा, फिर क्या किया तुमने? अमित को कुछ भी नहीं बताया? सुमन ने आंसू पोंछते हुए कहा, बताने का कोई फ़ायदा नहीं था रीना, मैं जानती थी कि अगर मैं कुछ कहूँगी
तो अमित मेरी बात समझने के बजाय मुझे ही गलत ठहरा देगा। रीना ने कहा, लेकिन सुमन, तुम कब तक सहती रहती? सुमन ने भारी आवाज में कहा, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या करूं। पूरे दिन मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, न कोई काम किया न कुछ खाया। कई बार ससुर जी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर रात को दरवाज़ा जोर जोर से पीटा गया। रीना ने उत्सुकता से पूछा, कौन था जो दरवाज़ा पीट रहा था? सुमन बोली, वह अमित था। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, सुमन दरवाज़ा खोलो। यह क्या बदतमीजी है, सुबह से दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठी हो? उसकी बात सुनकर मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। जैसे ही दरवाज़ा खोला, अमित और ससुर दोनों गुस्से से मुझे देखने लगे। अमित ने कहा, पापा सुबह से भूखे बैठे हैं और तुमने खाना तक नहीं दिया। अगर उनकी तबीयत खराब हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? मैंने शांत आवाज़ में कहा, मैं उनकी जिम्मेदार नहीं नहीं उठा सकती, तुम कोई और इंतजाम कर लो। अमित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने ऊंची आवाज़ में कहा, इसका क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अभी 7 दिन भी पूरे नहीं किए और अभी से पहले अपने रंग दिखाने लगी हो। तभी पीछे से ससुर जी बोले, देख रहे हो बेटा, शादी को कितने दिन हुए हैं और इसने अपने असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि ऐसी लड़कियां शादी के बाद ही ऐसा करते हैं। अमित तो ज़्यादा भड़क गया। उसने मुझसे कहा, आज तो तुमने ये कह दिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसी कोई बात कही तो हाथों में तलाक के कागज़ पकड़ा दूंगा। सुमन की बात सुनकर रीना चौंक गई और बोली, इतनी जल्दी तलाक? तभी सुमन की आंखों में दर्द छलक गया और वह बोली, रीना, मैं जानती थी कि मायके जाने का मतलब था कि मेरा घर पूरी तरह उजड़ जाएगा। मेरे पापा पहले ही 7 बेटियों के बोझ से दबे हुए थे। मेरी माँ ने भी विदा करते समय कहा था कि बेटी लड़ाई झगड़ा करके कभी मायके मत लौटना, जो भी हो अपने घर को बचाने की कोशिश करना। लेकिन मैं ये सब और नहीं सह सकती थी। तभी रीना ने पूछा, फिर तुमने क्या किया? सुमन बोली, मैंने कोई जवाब नहीं दिया और जाकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे ससुर ने अमित से कहा, इसे आखिरी बार समझा दो, नहीं तो मैं इसके माँ बाप से खुद बात करूंगा। और ये कहकर गुस्से से चले गए। अमित ने मुझसे कहा, तुम्हारी क्या परेशानी है? पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। मैं बाहर कमाने जाता हूँ और पापा घर पर अकेले होते हैं, उनकी देखभाल करना तुम्हारा फ़र्ज है। मैंने शांत आवाज़ में कहा, काश मेरी ननद और देवर होते तो शायद आज मैं इस हालत में न होती। यह सुनकर अमित ने गुस्से से मुझे देखा और बोला, तुम बेकार की बातें कर रही हो। कौन सी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर डाल दी गई है? बस 2 वक्त का खाना ही तो बनाना होता है। तब मैंने कहा, अमित, अपने पापा की शादी करवा दो। मेरी ये बात सुनते अमित ने गुस्से से मुझे थप्पड़ मार दिया। फिर वो बोला, शर्म नहीं आती? तुम्हें मेरे पापा की शादी की बात करती हो? इस उम्र में कोई शादी करता है क्या? मैंने जवाब दिया, अगर वे शादी कर लेंगे तो उन्हें एक साथी मिल जाएगा और उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पर अमित ने हंसते हुए मेरा मजाक उड़ाया और बोला, तुम तो यह भी कह रही थी कि नई माँ को संभाल लोगी, और यहाँ 2 रोटियां बनाना मुश्किल हो रहा है। देखो, ये घर और सारा बिजनेस पापा के नाम पर है। अगर कोई दूसरी औरत आई तो सब कुछ अपने नाम कर लेगी। पापा की गुस्से वाली आदत तुम जानती हो, मैं भी हमेशा उनकी सुनता हूँ और तुम्हें भी वही करना होगा। दोबारा पापा की शादी का नाम मत लेना। यह कहकर अमित कमरे से बाहर चला गया। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब असली परीक्षा बाकी है। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर जाकर देखा तो अमित का छोटा भाई कमलेश घर लौट आया था। मुझे लगा था कि वह अकेला आएगा, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आया था। उसने विदेश में ही शादी कर ली थी। रीना के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद दिखी और उसने कहा, मतलब अब घर में और भी लोग होंगे? सुमन ने सिर हिलाया और बोली, हाँ, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई। कमलेश की पत्नी जया बहुत ही प्यारी और खुश मिजाज थी। वह मुझसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गई, लेकिन जैसे ही वह घर आई, मेरे ससुर का ध्यान मुझसे हटकर उसकी तरफ जाने लगा। एक रात खाने के दौरान ससुर जी ने ऐलान कर दिया कि अब घर के सारे काम छोटी बहू करेगी। जया ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है पापा जी, जो भी चाहिए आप मुझसे कहिए। कमलेश भी खुश नजर आया, लेकिन कुछ ही दिनों में जया की मुस्कान गायब होने लगी। एक दिन वह घबराई हुई हालत में मेरे पास आई और बोली, दीदी, पापा का व्यवहार मुझे ठीक नहीं लग रहा। उनकी बातें और नज़रें अजीब हैं। कभी कभी हाथ पकड़ लेते, कभी ज़रूरत से ज़्यादा करीब आने की कोशिश करते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी आंखों में वही डर था जो कभी मेरी आंखों में हुआ करता था। रीना बेचैन हो गई और बोली, फिर क्या किया जी? जया ने सुमन ने कहा। जया ने कमलेश से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी वही जवाब मिला जो मुझे अमित से मिला था। अब हम दोनों इस घर में जैसे कैद होकर रह गई थी। यह सुनकर रीना की सांसें तेज हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ कर कहा, फिर क्या हुआ? जया ने कमलेश को सब कुछ साफ साफ बता दिया। सुमन ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उम्मीद जल्द ही टूट गई जब जया ने कमलेश को बताया कि पापा उसे अजीब नज़रों से देखते हैं और उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। तो कमलेश को पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, तुम बेवजह सोच रही हो। पापा इतने सालों से अकेले हैं, वह तुमसे सिर्फ अपनापन दिखा रहे हैं। तुमने उनकी नीयत पर गलत से कर लिया है। यह सुनकर जया गुस्से में बोली, कमलेश, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे सही और गलत का फ़र्क पता है। जो बात दिल को ठीक नहीं लगती
वैसा ही नहीं होती। लेकिन कमलेश ने उसकी बात नहीं मानी और वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था। उसने जया को ही गलत ठहराना शुरू कर दिया और उसे जिद्दी और बेवजह शक करने वाली कहने लगा। रीना की आंखें गुस्से से भर गई और वह बोली, सच में मर्द अक्सर औरत की बात समझने के बजाय उसे को गलत ठहरा देते हैं। फिर क्या हुआ, सुमन ने कहा। इसके बाद जया भी मेरी ही तरह अपने कमरे में ज़्यादा समय बिताने लगी। लेकिन पापा जी इतनी आसानी से रुकने वाले नहीं थे। जब भी कमलेश घर पर नहीं होता, पापा जी किसी न किसी बहाने जया को बुलाने लगते, कभी किसी काम के लिए तो कभी किसी बात के लिए। पहले तो वह भी मेरी तरह बहाने बनाकर खुद को बचाने लगी, लेकिन फिर एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह कमलेश को सच जरूर बताएगी। यह सुनकर रीना को थोड़ी राहत मिली और उसने पूछा, क्या इस बार कमलेश को यकीन हुआ? सुमन हल्के से हंसी, लेकिन उस हंसी में दर्द साफ था। उसने कहा, पहले तो उसने वही किया जो अमित ने मेरे साथ किया था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात जया अपने कमरे में थी। कमलेश उस समय घर पर नहीं था, शायद बाहर गया हुआ था। अचानक जया की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत बाहर की ओर भागी और देखा कि जया अंदर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश कर रही थी और पापा जी बाहर से दरवाजे को जोर जोर से धक्का दे रहे थे। यह देखकर रीना सन रह गई। सुमन ने आगे कहा, मैंने तुरंत कमलेश को फ़ोन किया और उसे सब बताया। वह बिना देर किए घर पहुंच गया। जैसे उसने देखा कि जया अंदर से रो रही है और पापा जी दरवाजे के बाहर खड़े हैं, तो पहली बार उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आया। उसने ऊंची आवाज़ में पूछा, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही पापा जी घबरा गए और बोले, अरे मैं तो वैसे यह देखने आया था कि बहू सो गई या नहीं। लेकिन इस बार कमलेश ने बात को यूं ही नहीं छोड़ा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जया ने रोते हुए दरवाज़ा खोला और कमलेश के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उस पल उसने सारी बातें बिना कुछ कहे छिपा बता दी। रीना के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई और वह बोली, तो इस बार कमलेश को यकीन हुआ? सुमन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, पहली बार किसी ने पापा जी का असली चेहरा देखा था। इसके बाद कमलेश ने बिना ज़्यादा सोचे समझे फैसला कर लिया कि वह अपनी पत्नी को लेकर इस घर में नहीं रहेगा। तभी मैंने अमित से भी कहा कि अब सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम्हें यकीन नहीं होगा। अमित अब भी यही कह रहा था कि पापा ऐसा कर ही नहीं सकते और ज़रूर जया को कोई गलतफहमी हुई होगी। यह सुनकर ईसा गुस्से में बोली, हे भगवान, फिर क्या हुआ? सुमन ने आगे बताया, फिर कमलेश ने अमित से साफ कहा कि भाई तुम यहाँ रहना चाहो तो रहो, लेकिन मैं अपनी पत्नी को अब इस घर में नहीं रख सकता और हम अलग घर में रहने जाएंगे। ये सुनते ही पापा जी भड़क गए और गुस्से में चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, अगर इस घर से बाहर गए तो मेरे लिए तुम मर चुके हो। लेकिन इस बार कमलेश रुका नहीं। वह जया को साथ लेकर घर से चला गया। अब पापा जी के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। उसी समय मैंने भी ठान लिया कि मैं अब और नहीं सहूँगी। मैंने अमित से कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो पापा की दूसरी शादी करवा दो। पहले तो अमित को बहुत गुस्सा आया, लेकिन धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा कि पापा को सच में एक साथी की जरूरत है। रीना ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या उन्होंने शादी कर ली? सुमन मुस्कुराई और बोली, हाँ, हमने पापा जी के लिए एक विधवा महिला का रिश्ता ढूंढा जो खुद भी अकेली थी और सहारे की तलाश में थी। कुछ ही समय बाद उनकी शादी करवा दी गई। इसके बाद जैसे सब कुछ बदल गया। पापा जी का ध्यान अब अपनी नई पत्नी की तरफ हो गया और हमारा जीवन भी शांत होने लगा। रीना ने राहत की सांस ली और बोली, तो फिर सब कुछ ठीक हो गया? सुमन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, अब पापा जी हम पर ध्यान ही नहीं देते और हमारी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गई। अमित ने भी मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, सुमन तुम सही कह रही थी, पापा को एक पत्नी की ही जरूरत थी। ये सुनकर सुमन बोली, रीना, इस तरह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी ख़त्म हुई। रीना ने सुमन को गले लगाया और कहा, सुमन तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी हिम्मत की वजह से न सिर्फ तुम्हारे बल्कि जया की ज़िंदगी भी सुरक्षित हो पाई। सुमन मुस्कुराई और बोली, हम लड़कियों को कभी चुप नहीं रहना चाहिए। अगर मैं शुरुआत में ही अपनी आवाज़ उठाती तो शायद मुझे इतना कुछ नहीं सहना पड़ता, लेकिन अंदर आए दुरुस्त आए। रीना ने उसकी बात में सहमति जताई और कहा, तुम्हारी यह कहानी हर किसी को सुनानी चाहिए ताकि कोई भी लड़की ऐसी तकलीफ न सहे जैसी तुमने सही। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और न ही किसी तरह की गलत सोच को बढ़ावा देना है। और इस कहानी का मकसद समाज में हो रही ऐसी घटनाओं के प्रति जागरूकता फैलाना है ताकि लोग समय रहते सतर्क हो सके। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक